हो गया लिखा हुआ? लिखिए तो अगेन। देखो यहाँ मोलरता बराबर ऊपर होता है मोल, और नीचे क्या है? वॉल्यूम किस में? बताओ यहाँ से मोल बराबर क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं एम टू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किस में? का ये मतलब हुआ कि यदि विलियन के मोलरिटी को विलियन के आयतन से गुना कर दिया जाए तो उसमें उपस्थित विलय के मोल की संख्या हमको पता चल जाएगी। आगे सुनिए। इस तरह से 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर 1000 मिली इक्विवेलेंट होता था। इसी प्रकार से 1 मोल में 1000 मिली मोल होता है। समझे हम क्या बोले? तो 5 मोल बराबर कितना मिली मोल होगा? 5000 मोल को मिली मोल में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे। ये होता है, ये आप याद रखिएगा। अब बताइए, यदि इधर भी हम 1000 से गुना कर दें और इधर भी 1000 से गुना कर दें तो इक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोल बदल जाएगा किस में? मिली मोल में। मोलरिटी तो खैर मोलरिटी है। वॉल्यूम का जो लीटर है वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा? याद कीजिए, ये मिलीलीटर में कन्वर्ट कर जाता था। तो यहां से ये समझ में आया कि यदि विलियन की मोलरता को आयतन से हम गुना कर दें और वह आयतन यदि ml में हो तो हमको मोल नहीं क्या प्राप्त होगा? मिली मोल। तो आप मोलरिटी को वॉल्यूम से गुना करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि वह आयतन किस मात्रक में है। यदि लीटर में है तब मोल मिलेगा, और मिलीलीटर में है तो मिली मोल मिलेगा। लिखेंगे इसको। चेंज करें इसको। अब देखो, पिछले क्लास में यूट्यूब पर एक आदमी लगातार पूछ रहे थे सांद्रण क्या होता है। हो सकता है कि आप में से ही कोई हो या बाहर से कोई हो, जो भी हो। सांद्रण क्या होता है आप उसको समझिए। सांद्रण का एक भड़वल मतलब बोलचाल की भाषा में गाढ़ापन हम उसको कहते हैं। और इस गाढ़ापन को केमिस्ट्री में कई तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। नॉर्मलिटी में भी एक्सप्रेस किया जाता है, मोलरिटी में भी एक्सप्रेस किया जाता है, मोललिटी में भी एक्सप्रेस किया जाता है, मोल फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पर सांद्रण का कोई एक मतलब नहीं है, सांद्रण का कई मतलब है। जैसे आपसे कह दिया नॉर्मल सांद्रण, इसका मतलब वहां पर आपको ये कह रहा है कि सांद्रता किस मात्रक में? नॉर्मलिटी में। यदि आपसे कह दिया मोलर सांद्रण, इसका मतलब वहां पर सांद्रता किस यूनिट में? मोलर मोलरता, ये सॉरी, सांद्रण किस किस में? मोलरता में। और मोलर सांद्रण का मतलब वही होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी एक हो। नॉर्मल सांद्रण का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसका नॉर्मलिटी एक हो। तो ये सब बात आगे हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि यदि आपसे कोई पूछे ना कि सांद्रण क्या है। सांद्रण एक गाढ़ापन है जिसको हम केमिस्ट्री में कई रूप में एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन यदि आगे बात की जाए सांद्रण की, कहीं पर यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि 50 ग्राम CaCO3 100 ml विलियन में उपस्थित है, बताइए इस विलियन का सांद्रण क्या होगा। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछते तो ऐसी स्थिति में सांद्रण के लिए हम लोग ओनली यूज करते हैं मोलरिटी। वैसी स्थिति में आप क्या ज्ञात कर लेंगे? मोलरता। ठीक है। यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो मोलरता समझेंगे। लेकिन यदि उसके जगह पर मोलल सांद्रण या मोलर सांद्रण या नॉर्मल सांद्रण
इस तरह से कुछ लिख दिया, तब हम वह समझेंगे जो दिया हुआ है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ना है। लिखेंगे आगे, रिलेशन बिटवीन, नहीं एक मिनट रुक जाइए, यहीं पर एक और टर्म है जिसको आप समझ लीजिए, ये लिखने वाला टर्म नहीं है, ये समझने वाला टर्म। एक होता है फॉर्मलता, ये वर्ड आपको लिखा हुआ मिल सकता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फॉर्मलिटी। और इसको इंडिकेट किया जाता है, ये जो टर्म है ना फॉर्मलता, इसको आगे जब आप वांट ऑफ फैक्टर पढ़ रहे होंगे तो तब बढ़िया से समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ हम आपको भर्बली समझा देते हैं। सबसे पहली पहली बात आप ये जानिए कि मोलरता और फॉर्मलता लगभग एक ही है। मैंने क्या कहा सुना आपने? क्या? मोलरता और फॉर्मलता लगभग सेम चीज है। जब लगभग सेम है तो थोड़ा अंतर क्या है? लगभग जब सेम है तो कुछ ना कुछ अंतर होगा ना। क्या अंतर है आप इस बात को समझिए। जैसे NH2 CO NH2, देखो इसका कैलकुलेशन करोगे ना तो नॉर्मलता फॉर्मलता सब एक के आएगा, सब अलग नहीं आएगा, वो सब सेम चीज होता है, बस समझने का थोड़ा अंतर है। जैसे NH2CO NH2, पता है ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये यूरिया का फॉर्मूला है। यूरिया को जब तुम पानी में डालोगे, जैसे एक मुट्ठी आप यूरिया लेते हैं तो उसमें अरबों खरबों मॉलिक्यूल इसका रहता है। जब आप इसको पानी में डालोगे ना तो सारा का सारा मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, लेकिन यह केटायन और एनायन में टूटेगा नहीं। लेकिन यदि आप NaCl जो कि नमक है, आप इसको पानी में लीजिएगा, ये टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। आप देखिए तो यहाँ यहाँ पर हाथ में जब आप रखे हुए हैं तो वो NaCl है, NaCl एक अणु है, और यही अणु जब पानी में जाता है तो टूट जाता है Na प्लस में और Cl माइनस में। तो होता क्या है कि पानी में डालने के बाद आप Na प्लस का मॉलिक्यूलर वेट लीजिएगा, आयनिक वेट लीजिएगा, या Cl माइनस का, इसमें क्या करना पड़ता है, दोनों को जोड़ के लेना पड़ता है। तो किसी ऐसे मॉलिक्यूल जो पानी में टूटते नहीं हैं उसके लिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास का यूज करते हैं, और वैसा मॉलिक्यूल जो पानी के अंदर जाके टूट जाता है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला मास का यूज करते हैं। फॉर्मूला मास, NaCl का जो फॉर्मूला मास होगा वो, लेकिन मिला जुला कर यह एक ही है, कोई अलग बात नहीं है। जैसे मोलरिटी तुम यहाँ निकालोगे वैसे ही मोलरिटी तुमको यहाँ निकालना है। इससे डिटेल बात तुमको समझ में आएगा जब आप वांट ऑफ फैक्टर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे उस समय। लेकिन हो सकता है कि आपसे कोई पूछ दे कि फॉर्मलिटी से आप क्या समझते हैं, तो आप उसको इतना ही बता दीजिए, फॉर्मलिटी और मोलरिटी लगभग आपस में एक ही चीज़ है। मोलरिटी का यूज हम लोग ऐसे सॉल्यूट के लिए करते हैं जो पानी में जाकर ना ही टूटता है और ना ही जुड़ता है, सिर्फ घुल जाता है। और फॉर्मलिटी का यूज हम ऐसे सब्सटेंस के लिए करते हैं जो पानी में जाके या तो टूट जाता है या फिर जुड़ जाता है। जुड़ भी जाता है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसा है जो जुड़ जाता है, इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे ये सब चीज़। जैसे NaCl पानी में जाएगा तो टूट जाएगा किस में, Na प्लस में और Cl माइनस में। जबकि एसिटिक एसिड ले लीजिए जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसको यदि आप बेंजीन सॉल्वेंट में डाल दोगे ना तो ये डाइमर बना देता है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाता है, तो दो मिलके एक हो जाता है। बताइए, इसी को ना जोड़ना बोले। और NaCl एक है और पानी में डालेंगे तो दो हो जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए जब हम मोलरिटी यूज करते हैं तो वही क्या कहलाता है, फॉर्मेलिटी। निकालने का तरीका बिल्कुल समान है, इसलिए कोई अलग बात इसमें हम लिखाने वाले नहीं है। हालांकि डेफिनेशन में तुम देखोगे बुक में ऐसे NCERT में दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसमें देखोगे ना फॉर्मेलिटी के बारे में, तो दोनों में बेसिकली अंतर डेफिनेशन में क्या है वो बता देते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं, और वहां लिखाता है 1 लीटर, फॉर्मलता में लिखाता है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के 4 मोल की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। ये जो 4 मोल है ना, ये एक्चुअल में फॉर्मूला मास है। टूट गया तो भी आप क्या कीजिए, सबको जोड़ के तब लिखिए कि उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो ओवरऑल तो मॉलिक्यूलर वेट ही ना लिखते हैं, इसीलिए बेसिकली कोई ज़्यादा अंतर उसमें नहीं है। तो इस बात को समझे आपकी हमने क्या कहा। आगे हेडिंग डालेंगे।
Relation between molarity and normality. Relation between molarity and normality. वैसे लोग जो लेक्चर पूरा देखे नहीं है पीछे या छूटा हुआ है क्लास, यूट्यूब पर लेक्चर पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में शारदा केमिस्ट्री चैनल पे, जाके सारा लेक्चर देख के तब क्लास में बैठिए, आप अच्छा फील कीजिएगा। यदि आपका क्लास छूटा हुआ है तो आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, दिक्कत होगा आपको पढ़ने में। और यदि परेशानी आ रही है तो पर्सनली ऑफिस में मिलिए। लिख लिए इसको, देखो यहाँ मोल की संख्या बराबर क्या होता है? वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। ये सबको पता है कि वेट होना किस यूनिट में चाहिए? ग्राम में। ये बताइए ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है वेट जो कि होना चाहिए ग्राम में, बटा कौन चीज? इक्विवेलेंट वेट। ये ना होता है। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला होता है? अब देखिए इसी सब बातों में उनको परेशानी हो रहा होगा जिनका क्लास छोटा हुआ है। ये सब फॉर्मूला बेसिक में ही ना बताए हैं। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बटा एन फैक्टर। ये तीनों फॉर्मूला बेसिकली सब बता दिया गया था, हाँ या ना? इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, और इसको मान लेते हैं। अब हम चलते हैं फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड, देखो तो इस इक्विवेलेंट वेट के जगह हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। तो मैं देखिए ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट बटा इक्विवेलेंट वेट है, और इक्विवेलेंट वेट बराबर इतना होता है, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट बटा एन फैक्टर। तो यहां से हम लिख सकते हैं आगे ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बटा इक्विवेलेंट वेट के जगह मॉलिक्यूलर वेट बटा एन फैक्टर। इसमें कोई दिक्कत है? ये एन फैक्टर ऊपर जाके गुना में बदल जाएगा क्या? तो यहां से हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट बराबर लिख सकते हैं वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट को ही ना हम लोग मोल कहते हैं। तो यहां से पहले आप यहां तक लिखिए तो आगे बढ़ेंगे।
तो कितना 13 तारीख है ना। दो दिन में ही कटेगा ये हाथ वाला। ही है ये। बहुत क्या बोली, पट्टी और प्लास्टर में अंतर नहीं होता है। चेंज करें इसको। देखो यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट को तो ग्राम इक्विवेलेंट ही लिखेंगे। वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट को मोल लिख सकते हैं। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल इंटू एन फैक्टर। और आप याद कीजिए बेसिक में ये बात हम आपको समझाए थे कि ग्राम इक्विवेलेंट और मोल का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। यदि आप मोल को एन फैक्टर से गुना कर दो तो डायरेक्ट क्या निकल जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये आज पता भी चल गया कि कैसे होता है। फिर उससे आगे के रिलेशन को हम देखेंगे। चेंज कर दूं। यहां से हम लोग लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है यहां तक। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ भाग। अच्छा एक बात बताइए, बराबर के दोनों साइड हम सेम चीज कर सकते हैं ना। हम दोनों तरफ भाग दे देते हैं। दोनों तरफ वॉल्यूम जो कि होना चाहिए किसमें, लीटर से भाग देने पर। बताइए यहाँ क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम किसमें, लीटर में, बराबर। ये तो गुना में ना बदला हुआ है। एक ही बार वॉल्यूम से भाग दोगे कि दोनों में भाग दोगे, एक ही बार दोगे। दो बार भाग दोगे तो उधर भी दो बार भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं मोल गुना एन फैक्टर बटा कौन चीज, वॉल्यूम। देखो ये वॉल्यूम यदि हम इस तरह से लिखें तो भी ठीक है, और चूंकि ये ऊपर गुना में ना लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिखें तो भी ठीक है, सिर्फ मोल में लगा दें तो भी ठीक है। बोलिए हाँ या ना। तो सिर्फ मोल में हम इसलिए लगाए हैं क्योंकि मोल में वॉल्यूम से भाग दे दोगे तो मोलरिटी हो जाएगा, और ग्राम इक्विवेलेंट में वॉल्यूम से भाग देने पर नॉर्मलिटी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं नॉर्मलिटी। बोलिए लिखा जा सकता है बटा, मोल को वॉल्यूम से भाग देंगे तो मोलरिटी। मोलरिटी बराबर होता है मोल बटे वॉल्यूम, और ग्राम नॉर्मलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट बटे वॉल्यूम। तो यहां से ये क्या हो गया, मोलरिटी, और गुना क्या हो गया, एन फैक्टर। सुनो इधर, नॉर्मलिटी को हम किस चीज से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एन से, बराबर एन फैक्टर को, एन फैक्टर को स्मॉल एन से, और मोलरिटी को कैपिटल एम से। अरे क्या फर्क पड़ता है एन फैक्टर को उधर लिखें या मोलरिटी को इधर लिखें, एक ही चीज है ना। 2 गुना 5 लिखें या 5 गुना 2 लिखें एक ही बात है। तो नॉर्मलिटी यानी एन बराबर हो गया एन एम, जहां पर कैपिटल एन जो है वह नॉर्मलिटी है, स्मॉल एन जो है वह एन फैक्टर है, और कैपिटल एम जो है वह मोलरिटी है। बता देंगे। हो गया।
चेंज नहीं करें? लिखिए तो एक क्वेश्चन लिखाऊं। देखिए 196 ग्राम H2SO4 196 196 196 ग्राम H2SO4 500 ml विलियन में उपस्थित है। 196 ग्राम H2SO4 500 ml विलियन में उपस्थित है। तो विलियन की मोलरता तथा नॉर्मलता क्या होगी? तो विलियन की मोलरता तथा नॉर्मलता क्या होगी? तो विलियन की नॉर्मलता तथा मोलरता क्या होगी? अब बताइए, कोई एक चीज निकालिएगा, दूसरी चीज के लिए आप इसका यूज नहीं कर लीजिएगा। देखो, मोलरता बराबर होता है x गुना 1000 बटे भी गुना मॉलिक्यूलर वेट। बताओ, यही ना बताया है अभी तुरंत। कितना ग्राम उपस्थित है? 196, यानी x का मान 196 गुना 1000 बटे भी का मान 500, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 98। देखो तो ये चार आंसर आ जाएगा क्या? ये 98 दो बार 98 गुना 2, ये 500 गुना 2, आंसर कितना आ गया? 4। अभी तुरंत आप फॉर्मूला पढ़े हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू NM, पढ़े हैं? H2SO4 कैसे टूटता है बताओ? ये टूटता है 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, ऐसे ही ना टूटता है। एक H पर एक प्लस तो 2H पर 2 प्लस, यानी टोटल 2 प्लस 2 माइनस है ना, तो इसके n फैक्टर का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ से 2 इंटू 4 कर दें, कितना आंसर आ गया? तो यहाँ पर 8n लिख सकते हैं। यानी अब एक ही क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 4m लिखेंगे क्या जी? तो एक ही क्वेश्चन में आपसे अब मोलरता और नॉर्मलता दोनों पूछा जा सकता है क्या? इसको निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। आज ही आपको असाइनमेंट मिलने वाला था, लेकिन आज असाइनमेंट मिल नहीं पाया है, चूंकि वो पिनअप नहीं हो पाया। कल मिल जाएगा आपको असाइनमेंट, जिसमें इस पीछे जितना पढ़े ना उसमें 30-40 न्यूमेरिकल का है, पूरा का पूरा सेट। पूरा सेट तो बहुत न्यूमेरिकल है, मतलब बनने वाला क्वेश्चन 30-40 है। वो कल जब देंगे तो बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं। आगे का जो थ्योरी होगा हमारा वो होगा मोललता। ठीक है।